ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम के हमले के बाद ये इंडिया का रिटेलिएशन था, जहां पे बहुत प्रिसाइज तरीके से इंडिया ने अटैक किया 9 लोकेशंस पे, जहां पे ये माना जा रहा था कि वहां पे टेररिस्ट ठिकाने हैं। पर ये होने के इमीडिएटली बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और बहुत जबरदस्त अटैक किया इंडिया पे। लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर का उल्लंघन बहुत दिन से चल रहा था, उसको एक्सेलरेट कर दिया और बहुत सारे मिसाइल्स और स्वॉर्म ड्रोन्स छोड़े इंडिया के ऊपर, ताकि इंडिया के शहर जो बॉर्डर के आसपास है वो तहस नहस हो जाए। ऐसा ही अटैक हमास ने किया था इजराइल पे, पर इजराइल वो सारे स्वॉर्म ड्रोन्स को रोक नहीं पाया। बट इंडिया के केस में एक एक स्वॉर्म ड्रोन और मिसाइल को रोक दिया गया। जो हमारा एंटी मिसाइल इकोसिस्टम है, हमारा डिफेंस का इकोसिस्टम है, उसने टोटली इसको निस्तो नाबूद कर दिया। यानी इंडिया के गांव पे या इंडिया के शहरों में इसका कोई इंपैक्ट डायरेक्टली नहीं हुआ। पर अब सोचिए कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया तो आपके इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे वॉर टाइम में ना सिर्फ अपना पैसा बचाओ बल्कि उसको ग्रो भी करने का तरीका है। तो दोस्तों, सब लोग डर रहे हैं, आपको क्या करना है इस वीडियो में बताता हूं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच सिचुएशन अब काफी टेंस हो गई है। अब देखिए, इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म हो चुके हैं पाकिस्तान से, बॉर्डर्स बंद हो चुके हैं और मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 प्रूवन स्ट्रेटजीज जो आपके वॉर टाइम इन्वेस्टिंग में हेल्प करेंगी। हम जानेंगे कैसे इमरजेंसी फंड आपका सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, वॉर के टाइम मार्केट कैसे बिहेव करता है विद शॉकिंग हिस्टोरिकल डेटा, कौन से एसेट क्लासेस हैं जो वॉर में आउट परफॉर्म करते हैं, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ की परफेक्ट वॉर टाइम स्ट्रेटजी क्या है, इमोशन से कैसे डील करना है जब मार्केट्स वॉलेटाइल हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्या आप जानते हैं कि वॉर का असली इंपैक्ट क्या होता है? सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं, आपके वॉलेट पर भी इसका इंपैक्ट होता है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम अमेरिका में इन्फ्लेशन 18% तक पहुंच गई थी। 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद इंडिया में इन्फ्लेशन 20% से ज्यादा हो गई थी। रशिया यूक्रेन वॉर में ग्लोबल फूड प्राइसेस 40% तक बढ़ चुके थे। 1965 के इंडो पाक वॉर में स्टॉक मार्केट एक ही दिन में 10% क्रैश हो गया था। इराक वॉर के टाइम ऑयल प्राइसेस 70% तक बढ़ गए थे और 2001 पार्लियामेंट अटैक के बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $2 बिलियन से ज्यादा निकाल लिया था मार्केट में सिर्फ 2 हफ्तों में। यूक्रेन रशिया वॉर में यूक्रेनियंस को एटीएम के बाहर 8 से 10 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ा था कैश निकालने के लिए। वॉर टाइम में बैंकिंग सिस्टम पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है, हर वॉर के बाद मार्केट्स रिकवर हुए हैं और स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएट की है वॉर रिकवरी के बाद। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्लान दूंगा जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को वॉर टाइम में प्रोटेक्ट और ग्रो कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक स्पेशल वॉर टाइम पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी रिवील करूंगा जो आपकी वेल्थ को सेफगार्ड जरूर करेगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इमरजेंसी फंड। ये आपका फाइनेंशियल शील्ड है दोस्तों। और इस केस में मैं इमरजेंसी फंड सिर्फ बैंक्स में नहीं कह रहा, आपके घर में भी कह रहा हूं। आपके घर में आपके पास 50,000 से 1 लाख रुपए तक का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जैसे हमने देखा रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम रशिया में 8-8 घंटे की लाइन लग रही थी एटीएम के बाहर। यह सिचुएशन हो सकती है अगर इंडिया पाक की वॉर एस्केलेट हो गई तो वॉर हो या पीस, सबसे पहले आपको अपने पास 3 से 6 महीने का एसेंशियल एक्सपेंस कैश रेडी रखना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो क्रिटिकल ड्यूरिंग वॉर टाइम्स। मेरे दादाजी जब मैं छोटा था तो मुझे 1971 की वॉर के बारे में बताते थे और वो बताते थे कैसे उनके पास राइट अमाउंट ऑफ इमरजेंसी फंड होने के कारण कभी भी उन्होंने फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं झेला, जबकि उनके जो दोस्त थे उन्होंने कभी भी अपने पास इमरजेंसी फंड नहीं रखा और वॉर टाइम के दौरान उनको या तो उधार मांगना पड़ा या फिर घर के गहने जेवर बेचने पड़े ताकि वो पैसे इकट्ठे कर सके। तो आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए इमीडिएटली जितना हो सके अपने पास इमरजेंसी फंड इकट्ठा कर लीजिए। कुछ पैसा कैश में घर में रखिए और कुछ पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रखिए और कोई इन्वेस्टमेंट उस पैसे से मत कीजिए जो आपका इमरजेंसी फंड है। अब कैलकुलेट करने के लिए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? आपका मंथली रेंट हो सकता है, होम पेमेंट हो सकती है, यूटिलिटीज हो सकती है, फूड एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, अदर एसेंशियल बिल्स, इन सबको ऐड करके इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका मिनिमम इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो 3 महीने से स्टार्ट करिए, पर 3 महीने से कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और धीरे धीरे इस 3 महीने के इमरजेंसी फंड को 6 महीने तक लेके जाइए। और ये पैसा रखना कहां है? जैसे मैंने कहा, कुछ पैसा कैश में रख लीजिए, बचा हुआ पैसा एफडी में रख लीजिए। डेटा दिखाता है कि जिन फैमिलीज के पास इमरजेंसी फंड होता है उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेस लेवल 62% कम हो जाती है क्राइसिस के टाइम पे। ये मेंटल पीस आपको बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में बहुत हेल्प करेगा। लेकिन इमरजेंसी फंड
बनाने के बाद आपको यह समझना जरूरी है कि वॉर टाइम में मार्केट्स कैसे बिहेव करती हैं, क्योंकि बिना हिस्ट्री को समझे हम फ्यूचर में स्मार्ट डिसीजंस नहीं ले सकते। और यह हमें स्ट्रेट लेकर जाता है हमारे दूसरे पॉइंट पे, हिस्टोरिकल पैटर्न्स। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, हिस्टोरिकल पैटर्न्स की। क्या आपको पता है कि मार्केट्स वॉर टाइम में कैसे बिहेव करती हैं? हिस्ट्री हमें सिखाती है कि इनिशियली मार्केट्स जरूर गिरती हैं, लेकिन रिकवरी बहुत तेजी से होती है, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स में। जितने पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, चाहे 1999, चाहे 2016 या 2019, तीनों केसेस में मार्केट्स 2% से कम गिरी थी। ये डेटा देखिए, कारगिल वॉर के एक महीने बाद निफ्टी 50 ने 16.5% की ग्रोथ की थी। 26/11 के अटैक्स के 12 महीने के बाद मार्केट में 82% की ग्रोथ हुई थी। मतलब पैनिक सेलिंग करने वाले इन्वेस्टर्स ने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, आप सोचिए। आनंद राठी की रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया पाकिस्तान के बीच 1990 से अब तक 11 मेजर एस्केलेशन इवेंट्स हो चुके हैं। इंडियन इक्विटी मार्केट्स ने एवरेज करेक्शन सिर्फ 7.5% हुई है और मीडियन करेक्शन तो सिर्फ 3.5% हुई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन पीरियड्स में इंडियन मार्केट्स ने ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है। एवरेज रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस 21.1% रही है। यह डेटा प्रूव करता है कि इंडियन मार्केट्स कितने रेजिलिएंट है। 1990 की गल्फ वॉर में S&P 500 इनिशियली 16% गिर गया था, लेकिन वॉर ऑफिशियली स्टार्ट होने के सिर्फ 6 महीने बाद मार्केट्स न्यू हाई पर पहुंच गया था। यह पैटर्न ऑलमोस्ट हर मेजर वॉर में रिपीट हुआ है। पर याद रखिए, हर वॉर डिफरेंट होती है और मार्केट्स का रिएक्शन भी अलग हो सकता है, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब जब हमने हिस्टोरिकल पैटर्न्स समझ लिए हैं, तो नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन ये होगा कि वॉर टाइम में कौन से इन्वेस्टमेंट्स बेटर परफॉर्म करेंगे, कौन से एसेट क्लासेस में आपको फोकस करना चाहिए। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंट एसेट क्लासेस वॉर टाइम में कैसे परफॉर्म करते हैं। आइए समझते हैं। 4 एसेट क्लासेस की बात करेंगे, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट। पहले इक्विटीज की बात करते हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स के बजाय म्यूचुअल फंड्स और ETFs बेटर ऑप्शन है वॉर टाइम में, क्योंकि ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स जिनमें मिक्स ऑफ डेट और इक्विटी होता है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है और लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कुछ सेक्टर्स पे भी फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंस फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स ने 2019 में पुलवामा अटैक और बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद 18 से 25% तक के रिटर्न्स दिए थे। कंजम्पशन बेस्ड फंड्स भी आउट परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज की डिमांड कभी कम नहीं होती है। ये देखिए, डिफेंस सेक्टर ETFs ने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के शुरुआत में 31% रिटर्न्स दिया था 3 महीने के अंदर। FMCG फंड्स ने गल्फ वॉर के टाइम पे 12% का आउट परफॉर्मेंस दिखाया था, जबकि मार्केट एब्सोल्युटली फ्लैट थी। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्लास की, वो है गोल्ड। गोल्ड को क्राइसिस करेंसी कहा जाता है और मैं गोल्ड को गद्दा कहता हूं। इसको क्राइसिस करेंसी इसलिए कहते हैं क्योंकि वॉर टाइम्स में लोग सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भागते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान गोल्ड प्राइसेस 70% बढ़े थे और गल्फ वॉर के दौरान 15% बढ़े थे। 1971 इंडो पाक वॉर के टाइम गोल्ड ने 45% रिटर्न्स दिए थे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, जब वॉर खत्म होता है तो गोल्ड यूजुअली अंडर परफॉर्म करता है। अभी भी काफी लोग कह रहे हैं कि गोल्ड 50,000 तक पहुंच सकता है। अगर आप चाहते हो मैं गोल्ड के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कि गोल्ड 50,000 पहुंच सकता है कि नहीं, तो कमेंट सेक्शन में गोल्ड जरूर लिख देना। फिजिकल गोल्ड के बजाय गोल्ड ETFs बेटर ऑप्शन है। सिक्योरिटी कंसर्न्स भी कम है और लिक्विडिटी बहुत अच्छी। अगला है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स की स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। वॉर टाइम में शॉर्ट टर्म डेट फंड्स पर फोकस करना बेटर स्ट्रेटजी हो सकता है, क्योंकि वॉर टाइम में काफी ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जब इंटरेस्ट रेट मार्केट में भाग जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड्स के प्राइसेस कम हो सकते हैं। तो वॉर टाइम में शॉर्टर ड्यूरेशन बॉन्ड फंड्स को प्रेफर करिए, जैसे लिक्विड फंड्स। चौथा पॉइंट है स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। वॉर टाइम में आपका पोर्टफोलियो कैसे एलोकेट करना चाहिए, मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूं। नॉर्मल टाइम्स में अगर आपका एलोकेशन ये है 60% इक्विटी, 30% बॉन्ड्स, 10% गोल्ड और 5% कैश, तो वॉर टाइम में आपको कंसीडर क्या करना चाहिए, 40 to 50% इक्विटी में एलोकेट कर दीजिए, जिसमें ज्यादा एलोकेशन डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे कंजम्पशन में करिए। 30% डेट या बॉन्ड्स रखिए, 15% गोल्ड रखिए और 10 से 15% कैश रखिए, ताकि आप या तो इमरजेंसी फंड के लिए पैसा बचा सके और नहीं तो अपॉर्चुनिटी फंड क्रिएट कर सके। लेकिन याद रखिए, ड्रास्टिक चेंजेस मत कीजिए, थोड़ा एडजस्टमेंट जरूर कीजिए। कंप्लीट ओवरहॉल करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। हिस्ट्री बताती है कि वॉर अनाउंसमेंट्स के बाद पैनिक सेलिंग करने वाले इन्वेस्टर्स ने यूजुअली लॉसेस फेस किए हैं। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फोकस करिए कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पे, जैसे डिफेंस एंड एरोस्पेस, हेल्थ केयर एंड फार्मा और कंज्यूमर स्टेपल्स और कंज्यूमर गुड्स पे। यूटिलिटीज,
टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के अंदर स्पेशली साइबर सिक्योरिटी। इन सेक्टर्स ने हिस्टोरिकली कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम यानी लड़ाइयों के टाइम आउट परफॉर्म किया है। फॉर एग्जांपल 2019 में इंडिया पाकिस्तान टेंशन के टाइम पे डिफेंस स्टॉक्स ने 22% के रिटर्न दिए थे, जबकि ओवरऑल मार्केट ने सिर्फ 6.5% के आसपास के रिटर्न दिए। और कुछ सेक्टर्स हैं जिनसे थोड़ा डिस्टेंस जरूर बनाना चाहिए, कुछ लेने चाहिए, कुछ छोड़ने चाहिए। तो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी से दूर रहिए। कंपनीज जिनका क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन होता है उनसे भी दूर रहिए, क्योंकि पोर्ट्स बंद हो सकते हैं, एयरपोर्ट्स बंद हो सकते हैं। हाईली लेवरेज कंपनी से दूर रहिए, क्योंकि अगर 1-2 महीने लड़ाई चल गई तो उन पे उधार बहुत ज्यादा है। और लग्जरी गुड्स से दूर रहिए, क्योंकि इस समय कोई लग्जरी गुड्स नहीं खरीदने वाला है। पांचवा और फाइनल पॉइंट है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है ओवरकमिंग फियर। मार्केट में सबसे बड़ा एनिमी है इमोशनल डिसीजंस। वॉर टाइम में हमारा ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, और इन्वेस्टिंग में इसका मतलब होता है पैनिक सेलिंग या इरैशनल बाइंग। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले डीप ब्रेथ लीजिए, न्यूज कंजम्पशन को लिमिट कर दीजिए, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को रिविजिट कीजिए, हिस्टोरिकल डेटा जरूर देखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिए। स्टडीज दिखाती हैं कि इमोशनल डिसीजन से इन्वेस्टर्स एवरेज 4.5% कम रिटर्न्स जनरेट करते हैं। वॉर टाइम में ये परसेंटेज और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वॉरेन बफेट का कहना था, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में उन्होंने मेजर इन्वेस्टमेंट्स किए जब सब बेच रहे थे। ऐसे ही 1999 के कारगिल वॉर के टाइम जिन इन्वेस्टर्स ने पेशेंस रखा, उन्होंने 12 महीने में करीबन 30% रिटर्न्स जनरेट किए। तो दोस्तों याद रखिए इन 5 गोल्डन रूल्स को। सबसे पहला, अपना इमरजेंसी फंड जरूर जनरेट करिए और कुछ हिस्सा कैश में रखिए। सेकंड, हिस्टोरिकल पैटर्न्स देखिए। थर्ड, एसेट क्लासेस देखिए वो कैसे काम करते हैं। चौथा, स्ट्रैटेजिक एलोकेशन क्रिएट कीजिए। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। वॉर हो या पीस, स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो इमोशन से नहीं डेटा से डिसीजन लेता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भेजना जिनको फाइनेंशियल गाइडेंस की जरूरत है और जो इस टाइम पे डरे हुए हैं। और हाँ, कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि आप अभी कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप इनमें से क्या लर्निंग्स को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस नहीं हो। कमेंट सेक्शन में एक बार इंडियन डिफेंस फोर्सेस को जय हिंद जरूर लिखना, क्योंकि अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।